कल हम लोगों ने डे 17 में पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 तक हमने आधा प्रश्नों को कर लिया था और पार्ट 2 हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे। अब पार्ट 2 में हम लोग 34 नंबर प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। डे 17 में लिख दे रहा हूं, ये आपका डे 17 ही है और डे 17 का ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसके बाद आप बात करेंगे तो आपका डे 18 आएगा और डे 18 के बाद आपका इतिहास समाप्त हो जाएगा। आप बोलोगे सर डे 19 तक तो था, लेकिन डे 19 में इन्होंने बोला सर रेस्ट करो। ठीक है, रेस्ट नहीं करने पे दिक्कत हो सकती है और बोला रिवीजन कीजिए, रेस्ट कीजिए और रिवीजन कीजिए। मतलब डे 18 के बाद आपका इतिहास समाप्त हो जाएगा, फिर आप लोग जो बोलोगे सो शुरू की जाएगी। तो डे 17 के बाद डे 18 आएगा। डे 19 में क्या है, रेस्ट दिया है इन लोगों ने। ठीक है, चलिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण कौन नहीं है, तो ध्यान रखेंगे उत्तरी पश्चिम से सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, ये कारण नहीं था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण ये नहीं था, याद आपको रखना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो बाहरी क्षेत्रों में लोहे के उपकरण हथियारों का प्रसार, ये तो कारण था। अशोक की नीतियों के खिलाफ ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहा था तो ब्राह्मणवादी जो थे इनके खिलाफ हो गए। विशाल सेना के रखरखाव के कारण वित्तीय संकट भी उत्पन्न हो गया। ठीक है, लेकिन उत्तर पश्चिम से सिकंदर का आक्रमण इन कारणों में शामिल नहीं था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिलान करना है। ठीक है, बताना है। आठवीं की बात करेंगे तो आठवीं जो था वन विभाग का प्रधान था। अंतपाल की करेंगे तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। ठीक है, दंडपाल की बात करेंगे तो पुलिस अधिकारी था। गलत लगाऊंगा तो बताइएगा। नगर का प्रमुख अधिकारी की बात करेंगे तो नागरक हुआ करता था। ठीक है, जरा मिलाते हैं। मेरे हिसाब से ए का कितना हो गया 2 और बी का कितना हो गया 4, मतलब ऑप्शन नंबर की बात करेंगे ए। ठीक है, इट्स राइट। अब देखें अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में शामिल शीर्षस्थ अधिकारी, ये उस समय के समझिए आईएएस अधिकारी थे, सबसे बड़े अधिकारी थे। इनको क्या कहा जाता था, इनको तीर्थ कहा जाता था। अब मौर्य साम्राज्य की बात करोगे तो मौर्य साम्राज्य में या फिर मौर्य प्रशासन के अनुसार तीर्थों की संख्या कितनी है, तो मौर्य प्रशासन में शामिल आप देखोगे शीर्षस्थ अधिकारी की बात करेंगे, इनकी संख्या 18 है। ये किसमें चर्चा की गई, तो अर्थशास्त्र में चर्चा की गई है, जो कि मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में आपको जानकारी देती है। तीर्थ शब्द का प्रयोग की बात करेंगे 2 जगह पे हुआ। अधिकांश जगह पे इनको महापात्र कहा गया है। ठीक है, तीर्थ भी कहते हैं, महापात्र भी कहते हैं। दंडपाल की बात करेंगे, पुलिस अधिकारी होते थे। अंतपाल की बात करेंगे, सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक थे। और बात करेंगे आपका नागरिक का, तो नगर का प्रमुख अधिकारी होते थे। अगर बात करेंगे आठवीं का मतलब तो वन होता है, वन का विभाग का प्रधान था। समाहर्ता की बात करेंगे तो कलेक्टर साहब थे, ये राजस्व विभाग का प्रमुख होते थे। ठीक है, और सन्निधाता की बात करेंगे तो राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। ठीक है, और टोटल तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है, तो क्या बताएंगे 18 तीर्थ बताई गई है। कितनी बताई गई है, 18 तीर्थ कही गई है। ठीक है, चलिए मेगा स्निच की बात करेंगे। मेगा स्निच है पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का वर्णन किया है। इनमें से कौन सी समिति है, ठीक है, तो शिल्प कला समिति थी। ठीक है, जनसंख्या की समिति थी, उद्योग व्यापार की समिति थी, गुप्तचर समिति नहीं थी। इन्होंने बोला से देखिए पाटलिपुत्र के प्रशासन चलाने के लिए 6 समिति हुआ करती थी। अब प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे, 5 सदस्य होते थे, बड़े अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, 6 समिति के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले शिल्प कला समिति थी। ठीक है, ये औद्योगिक कार्यों का निरीक्षण करती थी, कारीगरों एवं कलाकारों के हितों की देखरेख करती थी। ठीक है, फिर क्या आया विदेश समिति। इनका मुख्य कार्य था विदेशों से आने वाला देखरेख करना। ठीक है, इनका विदेशी जो आते थे तो विदेश समिति जो थी, जो मुख्य कार्य था विदेशियों को देखरेख करना, उनका ध्यान रखते थे। जनसंख्या समिति की बात करेंगे तो इनका काम जनगणना करना था। उद्योग व्यापार समिति की बात करेंगे तो व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था को ध्यान में रखना था। और बात करेंगे यहाँ पे वस्तु निरीक्षक समिति की बात करें, वस्तुओं के मिलावट की जांच करती थी। ठीक है, कर निरीक्षक समिति की बात की, इनका प्रत्येक विभाग के करों का विवरण रखना है, कर चोरी को रोकना था। ठीक है, और कर चोरी करना बहुत बुरा माना जाता था, मौत की सजा तक दी जाती थी। ठीक है, आप देखेंगे मौर्य प्रशासन में गुप्तचर प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो मौर्य साम्राज्य के विकेंद्रीकरण का आधार गुप्तचर व्यवस्था थी। ठीक है, मतलब गुप्तचर व्यवस्था में विकेंद्रीकरण थी। कैसे था, तो मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकरण का सुधार गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर व्यवस्था ध्यान रखें, गुप्तचर व्यवस्था विशाल साम्राज्यों तथा इसकी विशाल नौकरशाही पर केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक होता संस्था, होता है संचार। ठीक है, जो एक जगह पे फिक्स होता था, एक जगह पे रुक के काम करता था, उनको संस्था कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो संगठित एक जगह रुक कर जो काम करता था उनको संस्था कहते थे, जो घूमकर जो काम करते थे उनको संचार कहते थे। शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखना, अपराधी मनोवृत्ति का दमन करने के लिए गुप्तचरों की ने अतिरिक्त पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की, जिसे अर्थशास्त्र में क्या कहा गया,
तो रसिन कहा गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य में विकेंद्रीकरण का आधार गुप्त व्यवस्था नहीं थी, केंद्रीयकरण का आधार था, न कि विकेंद्रीकरण। ठीक है, ध्यान में रखना। क्या थी? तो केंद्रीयकरण का था, न कि विकेंद्रीकरण का। ठीक है, और गुप्तचर कितने प्रकार का? एक गुप्तचर जो था संस्था था, दूसरों को क्या बोलते थे? तो एक संस्था था, दूसरा क्या बोलते थे? संचार। संस्था क्या होता है? संस्था बोलते थे अरे हम तो अस्थायी संस्था है। संस्था क्या होता है? एक जगह फिक्स होता है, तो कभी ना जाए। ठीक है, तो संस्था क्या था? एक जगह रुक कर काम करती थी। संचार का काम क्या था? घूम घूम कर मतलब इंफॉर्मेशन क्या करती थी? एकत्रित करती थी। बात करें मौर्य प्रशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। फिर से कुछ स्टेटमेंट दिया, उसको जरा ध्यान फरमाइए। तो मौर्य काल में धार्मिक कर को हिरण्य कहा जाता था। ध्यान में रखेंगे तो गलत है, धार्मिक कर को हिरण्य नहीं कहते थे, गलत है ये। मौर्य प्रशासन में वित्तीय वर्ष आषाढ़ से जुलाई से होता। आषाढ़ को हिंदी में क्या कहते हैं पता है क्या? सर अभी जैसा ही है सर ये। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता है, ध्यान रखें। आषाढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मौर्य काल में जो धार्मिक कर जो था उसको बलि कहते थे। क्या बोलते थे? बलि, बलि कहते थे। ठीक है, ध्यान में। क्या बोलते थे धार्मिक कर को? धार्मिक कर को इस समय क्या बोला जाता था? बलि बोला जाता था। ठीक है, और मौर्य काल का जो वित्तीय वर्ष जो होता था, फिनेंशियल ईयर जो होता था, आषाढ़ जुलाई होता था। अभी कौन सा फिनेंशियल ईयर अभी क्या है? अभी फिनेंशियल ईयर क्या है? जुलाई ही है। फरवरी में ना होता है फाइनेंशियल ईयर। हाँ बिल्कुल ठीक है, फरवरी में बजट आती है ना, उसी को चेक कर लीजिए, फरवरी को शायद माना जाता है। ठीक है, अब मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी को क्या बोलते हैं? रूपदर्शक बोलते हैं। ठीक है, हिरण्य किस प्रकार का था? तो हिरण्य की बात करेंगे, ये भी एक टैक्स था, लेकिन नगद के रूप में देते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या थे? नगद के रूप में देते थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के फसलों उगाए जाने का उल्लेख मिलता है। एक था ग्रॉसमिक। ग्रॉसमिक फसल की बात की खरीफ फसल होता था। हेमन की बात करेंगे रबी होता था। कंदार की बात करेंगे तो जायद फसल होता था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। चलो अभी बताओ, अभी कौन सा मौसम है? खरीफ का मौसम है कि रबी का मौसम है? अभी कुछ दिन के बाद कौन सा फसल लगाया जाएगा? खरीफ है, बाद में रबी हो गया। बाद में रबी आएगा। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए गीत। ठीक है, अर्थशास्त्र में राजकीय तत्काल की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल की चर्चा मिलती है, जिसका अध्यक्ष कौन था? लक्षणाध्यक्ष होता था। ठीक है, तो लक्षणाध्यक्ष किसका अध्यक्ष होता था? तो टकसाल का अध्यक्ष होता था। इसका आप ध्यान में रखेंगे। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को क्या बोलते हैं? रूप दर्शक कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखो उद्योग धंधों की संस्थाओं को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं मिलान करना है। बोल रहा है कौन सा सही है? ठीक है, तो कासापन और पन सोना के होते थे। सुवर्ण और निष्क की बात करेंगे तांबा के थे। मासक और कांति की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे चांदी के थे। तो बोला कौन सही है? तो आंसर लिया कोई नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि निष्क और स्वर्ण की बात करेंगे तो सोना के थे। ठीक है, चांदी के सिक्कों के कासापन कहते थे। क्या बोलते थे? कासापन जो था ये चांदी के सिक्का थे। अब मासक और कांकनी की बात करेंगे तो क्या चीज के थे? तो तांबा के थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिएगा। कासापन और पन जो था चांदी के थे, ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण और निष्क की बात करेंगे तो सोना के होते थे। ठीक है, ध्यान। अभी निष्क क्या है? निष्क अभी करेंसी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या है ये? निष्क जो है करेंसी अभी। ठीक है, आगे चल के की बात करेंगे तो ये शरीर का अंग हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सॉरी, पहले क्या था? शरीर का अंग था। निष्क जो था ना, बांधते थे ना शरीर पे, बाजू पे या फिर कहीं पे बांधा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी जाके मौर्य काल में क्या हो गया? निष्क करेंसी हो गया। तांबा को क्या बोलते थे? मासक या कानकी। ठीक है, तांबे के सिक्कों का मासक कहा जाता था। छोटे तांबे के सिक्कों को कानकी कहते थे। निष्क एवं स्वर्ण की बात करें, सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्कों को कारसापन या फिर धरन कहते थे। ठीक है, और साथ में टकसालों की चर्चा मिलती है, जिसका अध्यक्ष कौन है? लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी होता था। मुद्राओं को परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे? रूप दर्शक बोलते थे। ठीक है, चलिए, मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में से किससे सुखी अंजीर, अंगूर का मदिरा तथा यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया? तो सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम से। जब यहाँ पे एंटियोकस प्रथम का राजदूत जब आया बिंदुसार के दरबार में, क्या नाम था इसके राजदूत का? राजदूत का नाम क्या था? क्या नाम था? डाइमेकस। बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, क्या नाम है? डाइमेकस नाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब डाइमेकस जब यहाँ पे आते हैं तो बिंदुसार ने कुछ ख्वाहिशें रखी। ठीक है, बोला से ऐसा करो, सूखे अंजीर नहीं, सबसे पहले तो शराब मांगेगा ना। सबसे पहले शराब मांगा, और शराब के साथ क्या चाहिए? तो सूखे अंजीर चाहिए। और जब माहौल जब बन जाए तो फिर मतलब क्या चाहिए? एक दार्शनिक चाहिए जो लंबी लंबी बातें कर सके। ठीक है, तो सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम ने बोला भाई साहब सूखा अंजीर अंगूर तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम आपको दार्शनिक नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे सीरिया में दार्शनिक को गुलाम नहीं समझा जाता, इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। ठीक है,
एंटियोकस प्रथम बिंदुसार से पत्राचार करता था। इनके अनुरोध पर सूखी अंजीर और अंगूर का मदिरा जो था इनको प्रोवाइड तो करवा दिया, लेकिन सीरियन नरेश ने दार्शनिक भेजने से इनकार करते हैं। और एक चीज और भी देखो, ये एंटियोकस प्रथम जो था ना, सेल्कस निकेटर का ही उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्कस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे, देखेंगे और कौन सा प्रश्न है। तो सीरियन सम्राट ने प्रथम 2 वस्तु सूखी अंजीर में मीठी, ध्यान में रखेंगे, दे तो दी, मीठी मादिरा तो दे दी जो कि अंगूर की बनी थी, परंतु तीसरी वस्तु अथवा दाशनी के संबंध में यह संदेश भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार, ठीक है, दाशनी का क्रय विक्रय नहीं होता। वही मैंने बोला से, आप जो सेल्कस निकेटर का उत्तराधिकारी ही था एंटियोकस प्रथम। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का अनुनादी था। बताइए आजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन थे? आजीवक मखली गोसाल। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल। दिव्यावरण के अनुसार आजीवक परिवारजक बिंदुसार के दरबार में सुशोभित होते थे। अब यहाँ पे देखो कि बता रहा है कौन सा गलत है। तो सरकारी भूमि पे जो लिए वाला जो उसको सीता बोलते थे, यहाँ पे जो अधिकारी होता है सीताध्यक्ष बोलते थे। आयात पर आयात कर, आयात क्या होता है भाई? आयात मतलब सीमा के अंदर प्रवेश करता है ना। आयात क्या होता है? कहीं से आयात करोगे तो कहीं से आएगी, तो वहां पे जो कर होता था प्रवेश से होता था। ठीक है, आपातकाल के समय जो होता है ना, निष्क्राय में गलत लिया है, भूमाप संबंधी करके रज्जू बोलते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, भूमि से राज्य को 2 प्रकार के कर प्राप्त होता था, एक सीता होता था, एक भाग होता था। राज्य को अपनी भूमि से जो आय होती थी ना, जो राज्य के स्टेट स्पॉन्सर भूमि की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते थे? उसको सीताध्यक्ष बोलते थे, सॉरी सीता बोलते थे। राज्य को अपनी भूमि से जो आय होती सीता कहते थे। जो भूमि राज्य को अपनी संपत्ति नहीं होती थी उससे जो आय होती थी उसको भाग बोलते थे, हिस्सा। मौर्य काल के 2 टटकर प्रकारों के भी आपको देखने को मिले। ठीक है, एक था निष्क्राम्य। निष्क्राम्य का मतलब था निर्यात कर। अपने यहाँ से सामान को निर्यात करोगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है, और जब अपने यहाँ सामान को लेकर आओगे, मौर्य साम्राज्य में सामान आती थी वहां पर भी आयात कर होता था, उसको प्रवेश बोलते थे। ठीक है, तो निष्क्राय मतलब भेज रहे हैं। ठीक है, और प्रवेश का मतलब बाहर से कहीं भी आ रहा है। और आयात कर की बात करेंगे, आयात माल पर कर की यात्रा प्राय 20% देना पड़ता था। कुछ देशों के साथ आयात कर के संबंध में रियायत भी दी जाती थी, इसे देशोपकार कहते थे। मतलब हो सकता है जो फ्रेंडली कंट्री हो, मित्रवत देश हो, उनके साथ मतलब क्या होता था, जो आयात कर जो होता था उसको कम कर दिया जाता था। जब आयात कर कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है मौर्यकालीन समाज वहां पे क्या हो जाती थी, सस्ती कीमतों पे बिकती थी। ठीक है, सॉरी मिस्टेक, जब वहां से जो सामान जब आएगी मौर्य साम्राज्य में तो उस पर अगर कम अगर कर देंगे तो मौर्य साम्राज्य में जो बाहर से जो सामान आएगी क्या होगी, सस्ती कीमतों पे बिकेगी, और उस देश को फायदा होगा जिस देश का वो सामान है। तो किसी देश का आयात कर कम कर, जैसे चाइनीज वस्तु पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं ना। कभी आप मोबाइल फोन खरीदना, 20,000 का मोबाइल फोन खरीदोगे तो देखिएगा उससे 3,000 रुपया कम से कम टैक्स होता है। 3,000 से ज्यादा 3500-3600 टैक्स होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन वही आप किसी दूसरे देश का सामान अगर मंगाओगे, फ्रेंडली कंट्री, अगर मान नेपाल भारत में कोई चीज बेच रहा है तो देखिएगा उस पर काफी कम टैक्स होगा। ठीक है, आपातकालीन कर को प्रणय कहते थे। क्या बोलते हैं? आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता था। ध्यान फरमाइएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत के राजनीतिक एकता में क्या परिवर्तन हुआ? तो ध्यान में रखेंगे, मौर्य ह्रास के बाद छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में। देखिए ये कोई नई चीज नहीं है। जब भी क्या होता है, केंद्रीयकृत सत्ता या फिर एक मजबूत शासक का जब सत्ता जाएगा तो उसके बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय होना स्वाभाविक है। सिंपल शब्दों में ये लगाए, घर में क्या होता है, गार्जियन। ठीक है, गार्जियन का कुछ हो जाए, वो गार्जियन क्या बोलते हैं, अब डिसीजन लेने में नहीं है, उम्र अधिक हो जाए या फिर उनकी देहांत हो जाए तो देखिएगा घर में परिवार क्या हो जाता है, टूट जाता है। जस्ट लाइक उस समय भी था, मौर्य साम्राज्य का जैसे ह्रास हुआ, छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए। मुगलों का ह्रास हुआ, छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए। दिल्ली सल्तनत का ह्रास हुआ, छोटे छोटे राज्य मतलब अस्तित्व में आए। तो हमेशा होता है। और जब केंद्र जब कमजोर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, विदेशी आक्रमणकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि सत्ता का क्या हो चुका, ह्रास हो चुका है। अब यूनिटी नहीं है, छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए हैं, उनको हराना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और सत्ता का मुख्य केंद्र गंगा घाटी में आ गया, एक जगह सिकुड़ गया। तो सारे कथन की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसे आप ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी के समय में 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्रशुंग के द्वारा अंतिम मुगल शासक, अंतिम मौर्य शासक, ध्यान में रखेंगे, वृद्धरथ की मतलब क्या होती है, हत्या होती है, शुंग वंश की नींव रखी गई। ठीक है, अब देखेंगे मौर्योत्तर काल में। अब यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का जो काल जो होगा उसको मौर्योत्तर काल कहेंगे। तो मौर्योत्तर काल का आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? ये सबके सब आक्रमण थे। सबसे पहले पहलव आए। इट्स नॉट पल्लव, इट्स पहलव।
अब पहलव का फाउंडर कौन थे बता सकते हैं एनीवन? पहलव के फाउंडर कौन थे? ठीक है, तो इस कौन? शिव विष्णु शिव। अरे तो फिर तो मैं कह रहा हूं ना, फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। पल्लव का फाउंडर था पहलव है ये, इसको ऐसे लिखते हैं। माइक बंद कर लीजिए। ये पहलव है, ठीक है। ये साउथ वाला नहीं है, पल्लव साउथ वाला। इसका फाउंडर बपदेव था, बपदेव, ठीक है। मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुआ। सबसे पहले पहलव हुआ, फिर कुषाणों का आक्रमण हुआ, फिर शक का आक्रमण हुआ, फिर हिंद यूनानी का आक्रमण हुआ। इस सब भारत पे क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई मौर्य शासक क्या हो चुके हैं? कमजोर हो चुके हैं। भारत पे आक्रमण करेंगे, भारत पे रूल भी करेंगे, ठीक है। इस सबके सब आक्रमण थे, ठीक है। पहलव, कुषाण, शक और हिंद यूनानी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हिंद यूनानी, क्या इसका आंसर लिया है भाई? अरे गलत में लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले हिंद यूनानी। मिस्टेक। सबसे पहले हिंद यूनानी होगा, ठीक है, मिस्टेक। सबसे पहले क्या होगा? हिंद यूनानी होगा, फिर शक होगा, फिर पहलव होगा, फिर मतलब क्या होगा? कुषाण होगा, ठीक है। सबके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण जो हुआ वो हिंद यूनानी का होगा, फिर मतलब क्या होगा? शक का होगा, और फिर मतलब पहलव का होगा, और फिर मतलब कुषाण का होगा। मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने आक्रमण किया जो बैक्ट्रिया के रहने वाले थे, इसलिए इनको क्या बोलते थे? बैक्ट्रियन आक्रमण के तौर पे भी इनको जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। हालांकि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे? तो यूनानी थे। कौन थे सबसे पहले भारत पे किसने आक्रमण किया? सबसे पहले भारत पे किसने आक्रमण किया? यूनानी ने, जो कि सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया, वो दूसरी बात है, ठीक है। शक की बात करेंगे तो शक जो थे, ध्यान रखें, लाइट कटेगी तो मैं वाईफाई से कनेक्ट करूंगा क्योंकि भूख बात कर रही है, ठीक है। शक मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले थे जो यूची कबीले से पराजित होकर भारत आए थे, ठीक है। और पहला मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कौन है? हिंद यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, और फिर कौन आते थे? कुषाण आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। आप चलेंगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, उसको भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो मीनांडर को बौद्ध भिक्षुक अशोक घोष के साथ, ठीक है, वार्तालाप हुआ था। नहीं तो मीनांडर का जो वार्तालाप हुआ था नागसेन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? नागसेन के साथ इनका वार्तालाप हुआ था, डिबेटिंग हुआ था। मीनांडर के प्रश्न थे, नागसेन के जवाब थे, या दोनों का जो डिबेट हुआ, दोनों में जो तर्क हुआ, उसको मतलब मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में इनके बारे में चर्चा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो की बात करेंगे तो एक प्रकार का दार्शनिक ग्रंथ है जहां पे मीनांडर जो था हिंद यूनानी शासकों में महान था, और जब वो नागसेन के बातों से परिचित हो गया तो उसने मतलब बौद्ध धर्म को क्या किया? स्वीकार लिया। शुरू में तो डिबेट कर रहा था, ठीक है, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और सर्वप्रथम मीनांडर ने ही मतलब सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के। तो हिंद यूनानी शासकों ने सर्वाधिक सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? हिंद यूनानी शासकों ने, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के आंटी अल्किडस ने जारी किए तो गलत है, ठीक है। हेलियोडोरस, ठीक है, आंटी अल्किडस का राजदूत था, तो ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यवनिका प्रथा की शुरुआत शासकों ने की नहीं। यवनिका प्रथा के शुरुआत की बात करेंगे तो किसने किया था? किसने किया था? यूनानियों ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यूनानी के द्वारा मतलब आपने कभी नाटक देखा होगा ना, तो देखिएगा नाटक के बीच में क्या पर्दा गिर जाता है, ठीक है, फिर अंदर से फिर पर्दा हटेगा, फिर मतलब नाटक होगा। तो ये किसके द्वारा? यूनानी शासकों के द्वारा किया गया था। नाटक के समय पर्दा गिराने की प्रथा, यवनिका प्रथा की शुरुआत, ध्यान में रखेंगे, किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा की गई थी। हेलियोडोरस, ठीक है, आंटी क्या लिखा? हेलियोडोरस आंटिकाडिस का राजदूत था जो शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में पहुंचा था। तो हेलियोडोरस आंटी क्या लिखा हुआ? आंटिकाडिस का राजदूत था, और जो कि ये गलत लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो भागभद्र के दरबार में पहुंचा था। जब हेलियोडोरस जब भारत में आया तो मध्य प्रदेश के बेस नगर गया। वहां पर उसने क्या किया? अपने आप को वैष्णव धर्म में परिवर्तित कर लिया। और मध्य प्रदेश का बेस नगर अभिलेख की बात करेंगे तो हेलियोडोरस से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश के बेस नगर में अपनी खर्चों से गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण का जो एक निजी अभिलेख है, और किससे संबंधित है? हेलियोडोरस से संबंधित है। इसने वैष्णव धर्म को क्या किया? अपना लिया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला वंश का संस्थापक, ध्यान में रखेंगे, तो क्या नाम इसको? फ्रीडेटस प्रथम था, ठीक है।
पहला वंश का सबसे महान शासक गोंडो फार्निस था। मैंने कहीं पे बपदेव पढ़ा था पहला का, ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ क्या दिया हुआ है। पहला वंश की राजधानी पेशावर पाकिस्तान थी। गोंडो फार्निस का तख्त वही अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है, ठीक है, तो इसका डी गलत है, ठीक है। तख्त ए वही अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है, गलत है। शक के पश्चात भारत के ऊपर पहलवों का आक्रमण हुआ, जो कि मूलतः कहाँ के रहने वाले पहलव, ईरान के रहने वाले थे। प्राचीन भारत के अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जनों को एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में किया गया है। वास्तव में दोनों जन समूह उस समय इस देश के समानांतर शासन चला रहे थे। शक का भी था, पहलव था। जरा बपदेव फाउंड कीजिए तो पहलव का फाउंडर नहीं था। पहला वंश का सबसे महान शासक की बात करेंगे तो गोंडो फार्निस, जो कि 171 से लेकर 130 ईसा पूर्व तक का विवरण आपको देखने को मिलता है। गोंडो फार्निस से एक अभिलेख है जिसको तख्त है वही की बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान में खरोस्ती लिपि में मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जरा बपदेव फाउंड कीजिएगा, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, यही दे रखा है, क्या ल्यूसेंट में यही दे रखा है, बपदेव? गोंडो फार्निस तो फार्निस। सबसे महानतम शासक था, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक की बात करेंगे, कुजुल का तीसरा था। वोनोनीस था इसका पहला, पल्लव का पहला शासक वोनोनीस का पढ़ा मैंने। अच्छा, ठीक है। तो कुषाण वंश का संस्थापक की बात है, कुजुल कटपिसस था। शक संवत की शुरुआत की बात है 70 इस कुजुल कटपिसस ने कुषाण शासकों में सर्वप्रथम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए। ये आपका गलत लिया है, ठीक है। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। अगर पूछेगा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, हिंद यूनानियों ने। सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाणों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्तों ने, ठीक है। अगर पूछेगा सर्वाधिक किसने किए, तो ध्यान रखना है गुप्तों ने। सबसे पहले किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी ने। अगर पूछेगा शुद्धतम किसने, मतलब प्योरेस्ट किसके समय था, तो आपको ध्यान में रख किसके समय, तो ध्यान में रखना है कुषाणों के समय में, ठीक है। तो यहाँ कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजुल कटफिसस था, जो बौद्ध धर्म को मानता था। उसके उत्तराधिकारी के रूप में भीम कटफिसस का वर्णन मिलता है, और इसने ही कुषाण शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। किसने, भीम कटफिसस। ध्यान में रखिएगा, नाम काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके उत्तराधिकारी के रूप में कनिष्क का वर्णन मिलता है, जो कि कुषाण वंश का तीसरा शासक था। और कनिष्क जो था कुषाण वंश का महानतम शासक था, ठीक है। 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। उसने राज्य सिंहासन ग्रहण करते ही जिस वर्ष उसने ग्रहण किया उसी वर्ष उसने क्या किया, शक संवत की शुरुआत की। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में नहीं हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी। बहुत लोग गलती करके आते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। कब, 78 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको यह भी ध्यान में रखना, कुषाणों का सबसे महानतम शासक था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। आयोजन कहाँ पे हुआ था बताइए, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? सॉरी, चौथा, मिस्टेक, नॉट तीसरी, चौथा। कहाँ पे हुआ था? तीसरी तो अशोक के शासनकाल में है ना, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कश्मीर में हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना, फोर्थ वाला, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब आते हैं कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी, तो आ ही गया क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे, इसी की शासनकाल में हुई थी। और इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बट जाता है, ठीक है। कौन संप्रदाय में, ठीक है, महायान और, ठीक है, किसमें, हीनयान में, ठीक है। महान और हीनयान में क्या होता है, इसकी बंटवारा हो जाती है। लेकिन आंशिक बंटवारा की बात करेंगे तो सेकेंड में हुई थी। तो सेकेंड में अस्थाविर और किसमें बटी थी, महासंघिक में बटी थी ना, ठीक है। तो सेकेंड में आंशिक बंटवारा थी और फोर्थ में पूरी तरीके से क्या हो गया, ये लोग बट गए, ठीक है, ध्यान में रखना। तो महायान और बात करेंगे, हीनयान में पूरी तरीके से किसमें बटे, तो फोर्थ में ये पूरी तरीके से मतलब बट गए थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में होती, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसने अध्यक्षता की थी, तो अश्वघोष और वसुमित्र जैसे विद्वानों ने इसकी अध्यक्षता की थी। अश्वघोष ने किताब लिखा था जिसका नाम था बुद्ध चरित, ठीक है, जो कि बौद्धों का रामायण कहते हैं, और ये संस्कृत में लिखी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कनिष्क के समय में बौद्धिज्म में बहुत सारे दोष भी निकल कर आए थे, ध्यान में रखना है। और कनिष्क की बात करेंगे तो महायान संप्रदाय को संरक्षण देता था, या फिर हीनयान का, तो महायान का संरक्षक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे, उज्जैन थी, गलत है। सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे, इसकी मथुरा थी। और प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे तो पेशावर थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दो राजधानी थी, ठीक है। मथुरा कला का विकास की बात करेंगे तो कनिष्क के शासनकाल में ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, याद रखें इसे। तो कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी। मथुरा प्राचीन काला से ही भारत की प्रसिद्ध सांस्कृतिक और व्यापारिक नगरी रही है।
कुषाण काल में यह कला का मुख्य केंद्र बन गया। कनिष्क ने मथुरा में धातु मूर्ति तथा पत्थर मूर्ति भी बनाई, इसलिए मथुरा कला क्या है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चीनी साम्राज्य पर कनिष्क की जीत का उल्लेख हेन त्सुएंग ने मिलता है। तो भाई साहब इन्होंने चीन साम्राज्य को भी क्या किया था, जीत लिया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। और कनिष्क की राजधानी सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठीक है पुरुष पेशावर बनाई गई थी। कनिष्क का विशाल साम्राज्य मध्य एशिया अफगानिस्तान था, पश्चिमोत्तर भारत में भी फैला हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अफगानिस्तान वगैरह सब जो थी वहां पे था। ठीक है, अफगानिस्तान में कनिष्क का नाम से अभी भी बहुत कुछ मिलेगा। एक बार हमारे वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए थे तो वहाँ पे एक होटल का नाम कनिष्क देखकर वो चौंक गए थे। ठीक है, बाद में उन्होंने पूछा तो भाई साहब कनिष्क का नाम हमारे यहाँ आपके इधर कैसे, तो अफगानियों ने बताया भाई वो तो हमारे पूर्वज थे। तो वाजपेयी जी ने कहा वो तो हमारे भी पूर्वज थे। चलिए, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र की बात करें क्या थे, तो ये कनिष्क की क्या थे, समकालीन थे, याद रखेंगे। ठीक है, कनिष्क के दरबारी विद्वान नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र रहते थे, ध्यान रखेंगे। जबकि अश्वघोष और वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई जिसमें बौद्ध दार्शनिक वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और पार्श्व आदि भी इस सभा में क्या थे, सम्मिलित हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखें नागार्जुन शून्यवाद का प्रतिस्थापक था। तो शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था, तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन को भारत का क्या बोला जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये थोड़ा उसे मिलता जुलता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष थे। कंबल तमिल रामायण के रचयिता थे। तमिल रामायण के रचयिता कौन है, तो कंबल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोनों कथन की बात करेंगे तो क्या है, आपके सही है। ठीक है, कनिष्क ने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। कनिष्क की नौसेना उच्च कोटि की थी, जिसके कारण कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, कनिष्क के मध्य एशिया तथा घनिष्ठ संबंध बनाया तथा सिल्क व्यापार पर भी नियंत्रण किया। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण किसका था, तो ध्यान में रखें किसका था, तो ध्यान रखें किसका था, तो कनिष्क का था। ये भी आपको ध्यान में रखना, कनिष्क का सिल्क रूट पे क्या था, नियंत्रण था। ठीक है, कनिष्क ने नगरों की स्थापना कर ठीक है नागरिक सभ्यता को विकास भी प्रोत्साहन दिया। शिरपुर एवं कनिष्कपुर जैसे नगरों की स्थापना कराई। ठीक है, सोने एवं तांबे के बहुसंख्यक सिक्के चलाकर मौद्रिक अर्थव्यवस्था को भी मतलब क्या दिया, तो इन्होंने मंजूरी दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान में रखेंगे। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागसेन को कहा जाता है, गलत है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। किसे कहते हैं, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। अब कुषाण वंश का अंतिम शासक की बात करें, वासुदेव थे, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, नागार्जुन ने भारत में शून्यवाद का विकास किया, जिसके कारण भारत को उनको ठीक है आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। कौन से सूत्र, तो माध्यमिक सूत्र। ठीक है, इसमें सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और सापेक्षता का सिद्धांत मुख्य रूप से किसने दिया था, तो मुख्य रूप से आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, चलिए, लेकिन भारत में ये पहले ही हो चुकी थी। अब आगे का प्रश्न देखेंगे। कनिष्क का निधन की बात करें 105 में हो गया। ठीक है, कब हो गया, कनिष्क का निधन की बात करें 105 में हो गया। छोटे छोटे अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण कुषाण वंश का पतन हो गया। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वसुदेव का वर्णन आपको देखने को मिलता है। कनिष्क को सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण द्वितीय अशोक भी कहते थे। यह भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, तो गलत है, ऐसा तो नहीं था। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते, ऐसा नहीं। इनके ऊपर आरोप लगते हैं। ठीक है, जिन्होंने बौद्धों की हत्या करवाई, बौद्धे के बिहार को समाप्त कर दिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या था, ब्राह्मण था। ठीक है, तो इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना उचित नहीं समझा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के कट्टर ब्राह्मणवादी थे। बाणभट्ट ने हर चरित्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है। ठीक है, ये आर्य नहीं था। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी थे, लेकिन भारूत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा अपवाद हो जाता है। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म का विरोधी रहेगा वो मतलब क्या कर भारूत स्तूप क्यों बनाएगा। ठीक है, कर्ण वंश के अंतिम शासक की बात करें, सुशर्मा की हत्या पर सिमुख ने अंधशास्त्र वंश की नींव रखी। ठीक है, शशांक की बात करेंगे। शशांक बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। पहले उसने बोधि वृक्ष को जड़ से उखड़वाने की सोचा, लेकिन जब इस प्रयास में असफल रहा तो उसने तने से पेड़ को कटवा दिया और उसकी जड़ों में क्या लगवा दी, आग लगा दी। किसने, शशांक। ठीक है, वही शशांक था जिसने मतलब हर्षवर्धन के जीजा, हर्षवर्धन के भाई की हत्या की थी। ठीक है, बाद में हर्षवर्धन ने इसका कहानी भी समाप्त कर दिया। शशांक जो था गौर शासक था, ये बंगाल का शासक था। कहाँ का शासक था, ये बंगाल का शासक था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ, ध्यान में रखेंगे। और कलिंग के राजा खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। डेमेट्रियस की राजा की बात करेंगे। डेमेट्रियस यवन राजा था जो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था।
पता ना कौन सा कथन सही है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ तो बिल्कुल सही है। कलिंग का राजा खारवेल, जिससे संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुफा अभिलेख है। तो खारवेल और कलिंग के राजा खारवेल और पुष्यमित्र, ध्यान में, पुष्यमित्र शुंग के बीच लड़ाई होती है तो पुष्यमित्र शुंग पराजित होते हैं। डेमेट्रियस यवन राजा जो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ। इस यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में विफल कर दिया। ठीक है, अग्निमित्र वही मित्र है जो कि अपने दरबार में दासी से प्रेम कर बैठा था, जिनके बारे में कालिदास लिखते हैं मालविका मित्रम। ठीक है, जो अग्निमित्र का क्या है, प्रेम कहानी है। ठीक है, अब मालविका मित्रम में आप देखोगे तो उसमें यवन के आक्रमण का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो अग्निमित्र और एक दासी के चित्र से ही प्रेम कर बैठता है, उनके बारे में कालिदास बहुत अच्छा नाटक लिखते हैं। ठीक है, डेमेट्रियस की बात करें, यवन राजा था जो पुष्यमित्र का समकालीन था। मौर्य काल में अंतिम दिनों में कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। कलिंग का राजा खारवेल था। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। हिंद यवन शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, हिंद यवन शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने। निम्नलिखित कथनों में से बताना कौन सा कथन जो है सो आपका सही है। ठीक है, तो बताना कौन सा कथन सही है। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, पुराणों में सातवाहन को आंध्र भृत्य कहा गया। सातवाहन का महान शासक, ठीक है, सतकर्णी प्रथम था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी होना चाहिए, इसके सबसे महानतम शासकों में से एक था। ठीक है, तो इसका डी आंसर दिया है। डी में क्या लिया है, सारे सही ले लिया क्या, ठीक है, हाँ सारे ही सही लिया है। तो सातवाहनों की बात करेंगे, दरबारी भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। पुराणों में सातवाहन को आंध्र भृत्य कहा गया, बिल्कुल ठीक है। और इसको दक्षिणापथ का स्वामी भी कहते हैं। ठीक है, आंध्रों को, सातवाहन को क्या बोला जाता है, दक्षिणापथ का स्वामी भी कहते हैं। और सातवाहन का महान शासक जो था, महान शासक सातकर्णी प्रथम था, तो ठीक है, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट शासक की बात करेंगे तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। ठीक है, सातवाहन वंश के पुराणों में आंध्र भृत्य तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी या फिर पैठान थी, जो कि महाराष्ट्र के आसपास का भी इलाका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सातवाहन की राजकीय भाषा की बात करें प्राकृत थी, और लिपि की बात करेंगे तो लिपि क्या थी, तो लिपि आपकी ब्राह्मी हुआ करती थी। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो नाना घाटा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, नाना घाटा अभिलेख की बात करेंगे, नाना घाटा अभिलेख की बात करेंगे तो सातवाहनों से संबंधित है, लेकिन सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला महान शासक था। वही बोला, पहला महान शासक ये था। लेकिन ओवरऑल ग्रेड की बात करेंगे, ऑल टाइम ग्रेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ध्यान में क्या, कपिल देव फर्स्ट, सॉरी क्या नाम था, गवास्कर साहब फर्स्ट ग्रेड खिलाड़ी थे, लेकिन सचिन साहब ऑल टाइम ग्रेट है। ठीक है, वही वाली कहानी है। तो नाना घाट अभिलेख किससे संबंधित है, सातवाहनों से संबंधित है, जिनकी रचना उनकी पत्नी नैनिका ने की थी, इसलिए इसको नान घाट अभिलेख कहते थे। इसने अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्राएं भी सातकर्णी प्रथम ने जारी किए थे। ठीक है, इस अभिलेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोरों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। ठीक है, 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब 3 समुद्र, भारत में क्या है, भारत में कितने समुद्र है, हाँ कितने समुद्र, 3 है। अरब सागर है, उसका हिंद महासागर है, और कौन सा, 2 ही है कि 3 है, बंगाल की खाड़ी, 3 है। ठीक है, तो तीनों को शासकों को मतलब क्या किया था, इसने जीत लिया। इसलिए भारत को तो प्रायद्वीप कहते हैं ना, 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, एक तरफ से लैंड है उत्तर में, और तीनों तरफ से क्या है, पूरा पश्चिम दक्षिण में क्या है, समुद्र है। तो सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यहाँ पे माओ को बड़ा श्रेय दिया जाता था। तो शासकों के नाम के पहले माओ का नाम देखोगे, जैसे गौतमीपुत्र, तो गौतमी के पुत्र जो थे सातकर्णी थे। और लेकिन ये वंश की बात करेंगे तो मातृवंश नहीं था, मतलब शासक तो पुरुष हुए थे, पितृ सत्ता ही थी, लेकिन माओ को बड़ा सम्मान था। तो यहाँ पे गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात कीजिए, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, ऑल टाइम ग्रेट। इसके विषय में जानकारी इसकी माता गौतमी बलसेरी के नासिक अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोरों ने, ठीक है, 3 समुद्रों का पानी पिया था, मतलब 3 राज्यों के शासकों को इसने जीते थे, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। इन्होंने राजाराम तथा विंध्य नरेश जैसी उपाधि धारण की थी। इसका संघर्ष शक शासक नहपान के साथ बेन गंगा नदी के तट पे हुआ, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था विजयी रहा था। किससे लड़ा था, नाहपान के साथ। बताइए ये सब कितना बढ़िया, इस सब पे बॉलीवुड के क्यों नहीं दिखता है, इस सब पे फिल्म बनाए, तो बाजीराव मस्तानी का प्रेम कहानी पे फिल्म बना, तो इस सब पे बनेगा तो कितना बढ़िया चलेगा, इतिहास निकल कर आएगा। कितना ऐतिहासिक युद्ध था, नहपान को जो पराजित जो किया था, आप पढ़ोगे इसके बारे में मजा आ जाएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, या फिर पुष्यमित्र, सॉरी, या फिर हर्षवर्धन का लड़ाई दिखा दे, क्या नाम है इसका, किसके साथ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ, कितना ऐतिहासिक है। या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका जो इसके लिए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी,
कनौज के संघर्ष को, ट्राइफलेट को दिखाया किसी मूवी में, मजा नहीं आ जाएगा? लेकिन क्या पता क्या ये लोग सोचता है। नासिक के जोगल थम्बी से चांदी का सिक्का मिला, जिसमें से एक तरफ नहफान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है। तो सुने, एक तरफ नहफान भी है, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का भी नाम है। और नहफान को क्या किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित भी किया था, लेकिन बाद में दोनों की मित्रता हो गई होगी। ठीक है, दोनों ने अपनी मित्रता को दिखाने के लिए एक सिक्के जारी किए, जो कि एक तरफ नहपान था तो दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। ठीक है, और ठीक है जो भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा फिल्म इस सब मैटर पर फिल्म भंसाली ही बना सकता है। ठीक है, क्योंकि इस सब फिल्म का बजट बहुत ज्यादा होगा। और बात करेंगे लेकिन इन लोगों में भी लोग कोई ना कोई लव स्टोरी एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे निम्न कथनों पे आपको विचार करना। भारत में सामंती प्रथा का जनक की बात करेंगे, सातवाहन शासकों को माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। सातवाहन काल में जिला को आहार कहा जाता है, ये भी ठीक है। और सातवाहन काल में अधिकारियों को आमत्या कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट। भारत में सामंती प्रथा का जनक किसे मानते हैं? तो ध्यान में आप रखो किसे माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखिएगा, सातवाहन शासकों को माना जाता है। साथ ही इस काल में सामंतों के 3 श्रेणियां थी, जो राजा, महाभोज और सेनापति थे। ये सामंत थे, राजा भी सामंत होते थे, महाभोज भी थे, सेनापति थे। इस काल में अधिकारी को क्या बोलते? अमात्या बोलते थे, या फिर महाअमात्या कहा जाता था। इस काल में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक को गौलिक्य कहते थे। गौलिक्य एक सैन्य टुकड़ी का भी प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे और 45 पैदल सैनिक होते थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सातवाहनों की साम्राज्य मातृसात्मक था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों के भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत की। सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्ले चैट का अमरावती स्तूप था। ठीक है, तो मातृसात्मक साम्राज्य नहीं था, समाज मातृसात्मक था, लेकिन साम्राज्य की बात करेंगे तो पितृसात्मक ही था। ठीक है, तो पहला गलत। वही बात मैंने बोला, समाज तो मातृ प्रधान था, राजाओं के नाम में माता के नाम से मिलते हैं, लेकिन साम्राज्य मातृसात्मक होता तो शासक भी क्या होती? तो महिलाएं होती, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं देखने को मिलता है। मतलब सातवाहन ने राजाओं के नाम मातृ प्रधान, किंतु सातवाहन समाज पितृसात्मक था, क्योंकि राजा सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, पुत्री नहीं होती थी। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में मौर्य के अधीन काम किया था, ध्यान में रखेंगे, इसलिए अमात्या वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है मौर्य से ही उठाकर लाए थे। सातवाहन के समय में सर्वाधिक सीसा के मुद्रा प्रचलन में थी। ठीक है, ध्यान में, सातवाहनों ने क्या चीज के सिक्के चलाए? सीसा के सिक्के चलाए। सातवाहनों का आरंभिक राजधानी आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र से शुरू किया। इस काल में व्यवसाय एवं शिल्पियों के श्रेणियों को प्रधान को श्रेष्ठिन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी या फिर पैठन हुआ करती थी। इस काल में राजा कृषकों के ऊपर पे कितना टैक्स लगाया? तो 1/6 जो था, इन्होंने क्या किया? तो टैक्स लगाया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौर्य तथा मौर्योत्तर युग में पश्चिम भारत में व्यापार सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी कौन था? अगर मैं गलत नहीं तो हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, भरूच कहते थे। ठीक है, भरूच, जिसको भरूच भी कहते थे, पश्चिम भारत में गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पे स्थित था। ठीक है, ध्यान में, गुजरात में भरूच पड़ता है। भरूच मौर्य साम्राज्य पश्चिम क्षत्रप, गुप्त और गुर्जर प्रतिहारों का हिस्सा था। क्षत्रप काल में भरूच बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था। यह भूमि और जल दोनों मार्गों का व्यापार का प्रवेश था। ठीक है, भूमि मार्ग से भी और आपका जल मार्ग से भी। अन्य सभी बंदरगाहों की तरह भरूच बंदरगाह पर भी दासों का व्यापार होता था। ठीक है, यूनानियों और रोमनों के बीच में इसे बैरी गाजा के नाम से जाना जाता था, ध्यान में रखेंगे। तो यूनानी और रोमन क्या बोलते थे? इनको बैरी गाजा के नाम से बोलते थे। भरूच काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्राचीन काल के साहित्य के इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वो फले फूले? ये सब के सब शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का जो गुरु, उनके दरबार में जो राजगुरु जो थे वो कौन थे? तो क्या नाम था उनका? तो ये क्या नाम था इनका यार? पतंजलि थे। ठीक है, कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार के जो राजगुरु जो थे क्या थे? पतंजलि थे। पतंजलि और पाणिनि शुंग वंश के, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे, जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, योग सूत्र। ठीक है, पतंजलि का जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ है। कौन कौन से 3 है? तो एक योग सूत्र देखोगे। ठीक है, देखिए अष्टाध्यायी पाणिनि का होगा, तो इसका भी दे दिया है। ठीक है, गलत है ये। अष्टाध्यायी भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र। अष्टाध्यायी पाणिनि होगा ना, महाभाष्य पतंजलि का है और आयुर्वेद के ग्रंथ। ठीक है, अष्टाध्यायी गलत है। ठीक है, पाणिनि के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण अष्टाध्यायी एक व्याकरण है, जो कि अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा को परिभाषित करती है। पहली किताब मानी जाती है व्याकरण की। और ये भी आपको ध्यान में रखना, अष्टाध्यायी जो है शुंग वंश से
काल में है, ठीक है, ध्यान रखिए। एक और भी रचना हुई थी, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग वंश में मनुस्मृति की रचना हुई थी, ध्यान रखेंगे, जो कि हिंदुओं का विधि ग्रंथ है, ठीक है। तो इसकी रचना कब हुई थी? तो शुंग के शासन काल में इसकी रचना होती है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब आते आर्यभट्ट के चीजों में पढ़ते हैं। इन्हें त्रिकोणमिति का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगातार, अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की बात करेंगे। मतलब पृथ्वी क्या है भाई, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी उसकी चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी की चक्कर लगाती है। और इन्होंने सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रहण का पता लगाया, तो ध्यान रखेंगे तो इसमें से कौन सा सही है? तो आपके 3 कथन सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, असत्य है। तीसरा स्टेटमेंट क्या था? तो इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, इसको गलत लिया है। तो किसने दिया था? आई थिंक इसको ले लेगा 12 मिनट लेगा क्या इसका? हाँ ठीक है, देख लेता हूँ। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, और आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन 12 मिनट ने बताया, ठीक है, ये 12 मिनट ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियन, ठीक है, बेबीलोन जहां के शासक हम्मुराबिन था, ईरान, अभी वर्तमान ईरान वगैरह देखोगे तो वहां पे बेबीलोन था, ठीक है। बेबीलोन विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के, ठीक है, अनेक सिद्धांत प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में उन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर, और कुसुमपुर पटना का बोलते हैं ना, पुराना नाम पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था, और जन्म काल शक संवत 398 लिखा है, ठीक है। 12 महीने की प्रसिद्ध पुस्तक की बात करेंगे, बृहत संहिता थी। गुप्तचर की राजा तक पहुंच सदैव रहनी चाहिए, चाहे वह भोजन कर रहा हो या आराम या उद्यान में हो। इस कथन का संबंध किससे है? तो गिरनार अभिलेख में कहा गया, भाई साहब गुप्तचर जो होंगे उनकी पहुंच राजा के पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। इस कथन की व्याख्या गिरनार अभिलेख से मिलता है। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ के निकट पहाड़िया है, यहाँ पे स्कंद गुप्त के शिलालेख भी है। धौली अभिलेख में कहा गया कि सारी प्रजा मेरी संतान है, ठीक है, ध्यान रखना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें अशोक की रानी कारुबाकी और उनके पुत्र तिबर का उल्लेख मिलता था। अशोक की रानियां तो बहुत थी, लेकिन कारुबाकी से बहुत प्रेम करता था, और कारुबाकी से बहुत अधिक वो प्रभावित था, ठीक है। और पुत्र तिबर भी उसको काफी अधिक प्यारा था, इसलिए कौशाम्बी स्तंभलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, ध्यान रखें, जो कि कारुबाकी है उसके पुत्र तिबर का उल्लेख होता है। रुमनी दई में अशोक ने धार्मिक कर बलि माफ कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जब ये नेपाल गए घूमने, तो वहां से आते हैं तो बुद्ध के जन्म धरती होने की वजह से, ठीक है, वहां पे क्या क्या धार्मिक कर जो थे, बलि जो थे, उसको माफ कर दिया। और वहां पे जो राजस्व कर जो था उसको 1/6 से घटाकर उसको कितना कर दिया? 1/8 कर दिया, ठीक है। तो 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है, ठीक है। तो इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। संधिदाता की बात करेंगे, संधिदाता कौन होते थे, ठीक है। तो संधिदाता की बात करेंगे तो भाई साहब खानों के कोषाध्यक्ष होते थे संधिदाता। संहर्ता साहब की बात करेंगे तो ध्यान रखें, संहर्ता साहब संग्रहकर्ता होते थे। शीताध्यक्ष की बात करेंगे तो ध्यान में कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। और आंकड़ाध्यक्ष की बात करेंगे तो खानों का अध्यक्ष होते थे। तो सारे ही सारे ने गलत दे रखे हैं, ध्यान रखेंगे। मौर्य अधिकारी जो उच्चतर अधिकारी थे उनको क्या बोलते थे? उनको तीर्थ बोलते थे। क्या बोलते थे? उनको तीर्थ बोलते थे, ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। और तीर्थों की संख्या की बात करें अर्थशास्त्र में कितनी बताई गई है? तो 18 तीर्थों की संख्या बताई गई, ये भी आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख अध्यक्ष, सीताध्यक्ष की बात करेंगे, पौताध्यक्ष मापतौल के अधिकारी थे, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा टकसाल को संभालते थे, पन्याध्यक्ष की बात करें व्यापार वाणिज्य को संभालते थे, विविताध्यक्ष की बात करें चरगाह को संभालते थे, एक काकराध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो बहुत सारे अध्यक्ष हुआ करते थे जो कि क्या थे? ऊंचे अधिकारी थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, अशोक के शिलालेख से मिलती है, ठीक है। तो इस सारे से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। लेकिन कलहन की राज तरंगिणी से कश्मीर का इतिहास आपको देखने को मिलता है, मौर्य प्रशासन की जानकारी नहीं मिलती। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मौर्य प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख से मिलती है। कलहन की राज तरंगिणी से अशोक और उसके उत्तराधिकारी का वर्णन मिलता है। कलहन की राज तरंगिणी से अशोक और उसके उत्तराधिकारी का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासक का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में राजस्व के स्रोतों की लंबी सूची मिलती है, ठीक है। अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस के मैकियावेली से की जाती है, ठीक है। इसमें नगरों
इसमें नगरो भूमि खानो बनो सर को जुर्माना चारागाह आदि से प्राप्त राजस्व को गिनाया गया। अशोक के शिलालेख में 4 प्रांतीय राजधानी की चर्चा मिली, जैसे तोसली है, पश्चिम में उज्जैन हुआ करती थी, उत्तर में तक्षशिला थी, दक्षिणी में स्वर्णगिरी थी। ठीक है, तोसली पूरब में हुआ करता था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से मिलाना सौदानंद की बात करेंगे तो मिलिंद पन्हो की बात करेंगे, और बृहत कथा सेतुबंध की बात करेंगे तो किस मिलिंद पन्हो तो आई थिंक किसमें लिया, पाली में ही होगा। ठीक है, सौदानंद संस्कृत में होने चाहिए, सौदानंद जो था संस्कृत में था, मिलिंद पन्हो पाली में था। अब बृहत कथा की बात करेंगे तो बृहत कथा की बात करेंगे तो क्या था, 85 में था। अब सेतुबंध की बात करेंगे तो ये सेतुबंध प्राकृत में होगा। सेतुबंध गलत लगाया, ठीक है। हाँ ठीक है। अब सौदानंद की बात करें, अशोक हस्त के द्वारा लिखित ये संस्कृत ग्रंथ है। इसमें बौद्ध के सतोले भाई आनंद के बौद्ध धर्म दीक्षित होने के प्रसंग पे आधारित है। बौद्ध के सतोले भाई आनंद नहीं था, ये गलत लिखा हुआ है भाई। आनंद जो था बुद्ध के, ठीक है, शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। बौद्ध के सतोले भाई, बुद्ध भगवान के सतोले भाई कुछ और नाम था, जो कि बुद्ध के जीवन में ही चाहता था तो इस संघ का अध्यक्ष बन जाए। मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आनंद तो बुद्ध भगवान के सौतेले भाई नहीं थे, कुछ और नाम था उसका। तो शिष्य थे। हाँ। क्या नाम था? देवदत्त। देवदत्त, बिल्कुल। देवदत्त जो था, ध्यान में रखेंगे, देवदत्त की बात करेंगे, ये उसका सौतेला भाई था। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान में रखना है, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित एक ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा, ठीक है, भारत यूनानी शासक मिनांडर द्वारा 85 भाषा में रचित महाकाव्य है। बृहत कथा का शाब्दिक अर्थ लंबी कथा, इसमें 1 लाख श्लोक है। जो पांडव वंश के वत्सराज के पुत्र, ठीक है, नखान दंत का कथा वर्णित है। सेतुबंध की रचना परवेन सिंह द्वितीय ने की थी, जो कि किस भाषा में है, प्राकृत में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाणकालीन मूर्तियों में अंग प्रदर्शन अधिक है, जबकि गुप्तकालीन मूर्तियों में अंग प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है। कुषाण काल में मथुरा और अमरावती जैसे कलाओं का संरक्षण प्राप्त है, जबकि गुप्त काल में गंधार और मथुरा शैली को संरक्षण मिला। बताना है कौन सा कथन की बात करेंगे, जो उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, बताना कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि कुषाण काल में गंधार और मथुरा, जबकि गुप्त काल में प्रभाकर मंडल आकर्षक था। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है उल्टा दे दिया हुआ है। क्या है उल्टा? अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे देखोगे कुषाण काल में मथुरा और अमरावती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुप्त काल में गंधार और मथुरा नहीं है, ये कुषाण में हो जाएगा गंधार। मथुरा और अमरावती की बात करेंगे तो गुप्त काल में हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो था डे कौन सा था, डे 17 था, तो डे 17 की बात करेंगे। आज यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग डे 18 की तरफ मूव करेंगे। अब पीडीएफ दे दिया गया है। डे 18 के बाद सीधे कौन सा आएगा, तो डे 20 आएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डे 19 के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। तो डे 19 में क्या करना है, आपको रिविजन करना है। वीडियोज नहीं है डे 19 में, ये भी आपको मतलब क्वेश्चन